शादी ब्याह के मौक़ों पर जब मेहमान या बाराती खाना खा रहे होते थे तो चूल्हे दरवाज़ों के बाहर बड़े बड़े टोकरे लेकर बैठे रहते थे। बारात के खाना खा चुकने पर जूठी पत्तलें उन टोकरों में डाल दी जाती थीं, जिन्हें घर ले जाकर वे जूठन इकट्ठी कर लेते थे। पूरी के बचे खुचे टुकड़े, एक आध मिठाई का टुकड़ा या थोड़ी बहुत सब्जी पत्तल पर पाकर बाँछें खिल जाती थी। जूठन चटकारे लेकर खाई जाती थी। जिस बारात की पत्तलों से जूठन कम उतरती थी, कहा जाता था कि भूखे लोग आ गए हैं बारात में, जिन्हें कभी कुछ खाने को नहीं मिला, वे सारा चट कर गए। अक्सर ऐसे मौक़ों पर बड़े बूढ़े ऐसी बारातों का जिक्र बहुत रोमांचक लहजे में सुनाया करते थे कि इस बारात से इतनी जूठन आई थी कि हम महीनों तक खाते रहे। एक बार मेरे गांव में एक त्यागी की लड़की की शादी थी। उनके यहाँ मेरी माँ सफाई करती थी। शादी से 10-12 दिन पहले से माँ पिताजी ने सुखदेव सिंह त्यागी के घर आंगन से लेकर बाहर तक के अनेक काम किए थे। बेटी की शादी का मतलब गांव भर की इज्जत का सवाल था, कहीं कोई कमी न रह जाए। बारात खाना खा रही थी। माँ टोकरा लिए दरवाजे से बाहर बैठी थी। मैं और मेरी छोटी बहन माया माँ से सिमटे बैठे थे, इस उम्मीद में कि भीतर से जो मिठाई और पकवानों की महक आ रही है वह हमें भी खाने को मिलेगी। जब सब लोग खाना खाकर चले गए तो मेरी माँ ने सुखदेव सिंह त्यागी को दालान से बाहर आते देखकर कहा, चौधरी जी, अब तो सब लोगों ने खाना खा लिया, हमारे बच्चों को भी कुछ एक पत्तल पर धर के कुछ दे दो। तो वो भी इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे, वो भी कुछ खा लें। सुखदेव सिंह ने जूठी पत्तलों से भरे टोकरे की तरफ इशारा करके कहा, टोकरा भर तो जूठन लेके जा रही हो, ऊपर से जागतों के लिए खाना मांग रही है, अपनी औकात में रह चूहड़ी, उठा टोकरा दरवाजे से और चलती बन। उनके शब्द आज भी मेरे सीने में चाकू की तरह उतर गए। वे जब भी मैं उन्हें सोचता हूँ, वे अपनी जलन से मुझे झुलसा रहे हैं। दोस्तों नमस्ते, मैं हूँ रामजी तिवारी और जिस उद्धरण को आपने सुना वो उद्धरण है ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन से। ये किताब 1997 में पहली बार छपी थी और इससे पहले ओम प्रकाश वाल्मीकि की कुछ कहानियाँ, कविताएं, कुछ और चीज़ें फुटकर आ चुकी थी पब्लिक डोमेन में, लेकिन इस किताब ने उन्हें काफ़ी हद तक विमर्श के केंद्र में ले आया और इस किताब ने एक तरह से कहे कि हिंदी जो आत्मकथाएं लिखी जा रही थी उसमें एक नई हलचल पैदा की। यह पहला खंड इसका आया, बाद में इस किताब का, इस श्रृंखला का दूसरा खंड भी आया। तो जूठन 2 हिस्सों में छपी। 1997 में छपने से पहले कुछ इसके हिस्से, कुछ इसकी आप बीतियाँ कहीं कहीं छप रही थी धीरे धीरे, लेकिन किताब मुख्य रूप से 1997 में पहली बार राधा कृष्ण प्रकाशन से छपी, मतलब आज से 23 साल पहले। ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में, इनके लेखक के बारे में मैं आपको कुछ बताऊं कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, मुजफ्फरनगर में, और वहीं पे पले बढ़े। फिर बाद में उन्हें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नौकरी मिली, वहाँ वे अधिकारी हुए और वहाँ से रिटायर हुए। 2013 में उनकी कैंसर से मृत्यु हुई। लगभग 63 साल का उनका जीवन रहा, 1950 से 2013 तक। इस बीच में उन्होंने कहानियाँ लिखी, कविताएँ लिखीं, लेकिन जो सबसे चर्चित उनकी कृति रही वो जूठन रही। जूठन इसलिए चर्चित रही कि हिंदी में इससे पहले दलित आत्मकथाओं का प्रचलन नहीं था। वह मराठी में तो था, वहाँ लक्ष्मण गायकवाड़ उचक्का लिख रहे थे, दया पवार का अछूत आ चुका था, वहाँ और कई एक किताबें आ चुकी थी, लेकिन हिंदी में वो चलन नहीं था। हिंदी में ये पाथ ब्रेकिंग काम ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जूठन ने किया है। उसके बाद वो काम इतना महत्वपूर्ण था कि आप देखें तो हिंदी में आज दर्जनों, मैं कहूँगा कि कई दर्जन आत्मकथाएं हैं, जिसमें सबसे जो चर्चित आत्मकथाएं हैं वो तुलसी राम की आत्मकथा है, मणिकर्णिका, मुर्दहिया और मणिकर्णिका। फिर मोहनदास नैमिषराय की आत्मकथा है मेरा बचपन मेरे कंधों पर। फिर शिवराज सिंह बेचैन की आत्मकथा है। फिर सूरजपाल चौहान की आत्मकथा तिरस्कृत है। अपने अपने पिंजरे शिवराज सिंह उनकी बेचैन की आत्मकथा है। अपने अपने तिरस्कृत सूरजपाल चौहान की आत्मकथा है। फिर कौशल्या वासंती की आत्मकथा दोहरा अभिशाप आई। फिर
एक तरह से कहिए कि एक श्रृंखला शुरू हुई दलित आत्मकथाओं की, जो हिंदी में आई। और उन्होंने जो हिंदी साहित्य जो एक रंगी था, उसका जो रंग था, उसका जो विस्तार था, वो एकदम नीचे के तबके तक, नीचे के समाज तक कहें कि उसका जनतांत्रिकरण हुआ। उसमें वे आवाज़ें भी शामिल हुई जो अभी तक बहुत हाशिए पे थी और जिन्हें बहुत तवज्जो नहीं दी जा रही थी। वैसे तो हिंदी में आत्मकथाएं पहले से, बनारसी दास की आत्मकथा अर्धकथानक थी, उग्र की आत्मकथा अपनी खबर थी, बच्चन की आत्मकथा 4 खंडों में थी, 10 द्वार से सोपान तक, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण और क्या भूलूं क्या याद करूं, और इस तरह से तमाम आत्मकथाएं थीं। लेकिन उन आत्मकथाओं में एक जो जीवन था उससे अलग, जो एक सामान्य आदमी का, जो एक नीचे का आदमी था, जो एक बहुत तिरस्कृत अभी तक महसूस था, जो हाशिए से बाहर था, उसका जीवन नहीं आ रहा था, वो इन दलित आत्मकथाओं में आया और उसकी शुरुआत जूठन से हुई। तो इसका महत्व इसलिए था कि ओम प्रकाश मालवीय की इस कृति ने एक पाथ ब्रेकिंग काम किया हिंदी में और उसका विस्तार किया, हिंदी का जनतांत्रिकरण किया हिंदी साहित्य का। और एक तरह से कहिए कि बहुत जो दोनों तरह से वो महत्वपूर्ण रहा है, कथ्य के मामले में भी और कला के भी मामले में। ये आत्मकथाएं इतनी बेहतरीन तरीके से लिखी गई हैं। आप तुलसी राम की आत्मकथा पढ़ेंगे तो फिर कभी हम उस पर बात करेंगे, ज़रूर उस पर बात होगी। तो आप देखेंगे कि ये आत्मकथाएं कलात्मक दृष्टि से भी और साहित्य की दृष्टि से भी और कथ्य की भी दृष्टि से हर तरह से महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है आप देखें, जैसा मैंने पढ़ा आपसे, जूठन मुख्य रूप से अगर आप गाँव की पुरानी परंपरा को जानते होंगे तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी था, हम लोग बचपन में अपना देखे थे। अब तो ये प्रथा लगभग नहीं है कि कहीं शादी विवाह होता था या मरनी होती थी, जो मृत्यु भोज होता था, उस पर जो गांव के दलित होते थे और जो उस समुदाय के लोग होते थे, जो वंचित समुदाय के लोग होते थे, खास करके दलित समुदाय के, वे आते थे और वो दिन भर बैठे रहते थे। शाम को जब लोग खाना खाते थे तो उस खाने की जो पत्तलें जो फेंकी जाती थी, जिन्हें हम जूठन कह के फेंक देते थे, वही वो इकट्ठा करते थे और उस इकट्ठा करके वो लेके जाते थे अपने घरों में और उस समय खाते थे और कई दिनों तक उसे सुखा के उन पूड़ियों को वो खाते थे और बड़ी चर्चा करते थे। जैसा इसमें जिक्र है कि जिसकी शादी विवाह में या मरनी जीनी में अच्छी जूठन मिलती थी तो उसकी बड़ी चर्चा रहती थी। तो आप सोचिए कि कैसा जीवन था, कितनी अमानवीय दशा थी। सिर्फ बात भूख की नहीं थी, क्योंकि भूख तो और भी समाज में और भी तबके में थी, वो जात की भी बात थी और जो जातीय दंश था वो एक परंपरा थी। वो कितनी अमानवीय थी कि इस तरह से लोगों को इस तरह का जीवन जीना पड़ता था और इस तरह का उनको मान लिया जाता था कि वो इसी तरह का जीवन जीने के लिए अभिशप्त हैं और उनके भाग्य में यही लिखा हुआ है, उनके जीवन में यही सब बना हुआ। और वे तो सदियों से ऐसा करते आए हैं, तो समाज इसमें कुछ गलत नहीं देखता था। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने इसी शीर्षक को उठाया है और उसमें अपनी पूरी आत्मकथा, पूरा अपना जीवन उकेरा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का समाज, जाटों का समाज और जो एक बीच का तबका, सवर्ण तबका, वो कैसे व्यवहार करता है एक दलित लड़के के साथ, एक दलित बच्चे के साथ। जब वो छोटे हैं तो स्कूल में जाते हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार होता है। जो टीचर हैं वो ये मान के चलते हैं कि इसका काम तो सफाई करना, चूँकि ये भंगी जात से आते हैं, वाल्मीकि रहते हैं, तो इसका काम तो सफाई, समाज की सफाई करने का है। तो स्कूल में भी उन्हें वही काम दिया जाता है और बार बार तिरस्कृत किया जाता है। उसके आसपास, उनके आसपास जो साथ बैठने वाले बच्चे हैं वो उन्हें व्यवहार करते हैं। जब वो थोड़े बड़े होते हैं उनके साथ वही व्यवहार होता है। इवन जब वो नौकरी में आ जाते हैं, जब एक तरह से सम्मानित जीवन जीने लगते हैं, तो भी उनके साथ आप देखेंगे कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में वो नौकरी करते हैं तो उन्हें वही सफाई वाला ही काम देखने के लिए, पर्यवेक्षण के लिए वही दिया जाता है, ये मान के कि वो तो ये सदियों से करते आए हैं और वो इस काम को बेहतर करेंगे। इवन जब वो अधिकारी हो जाते हैं इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तो भी उन्हें वही काम दिया जाता है। तो इस तरह से एक तरह से समाज, आप ये आत्मकथा बताती है कि जो एक दलित समाज की जो लड़ाई है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो पिछड़ा है और उसकी आर्थिक स्थिति खराब है और वो बहुत दिक्कत में है, वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा जब वो आगे बढ़ भी जाता है तो भी जो समाज है वो उसे तरह तरह से प्रताड़ित करने का अवसर खोजता है, प्रताड़ित करता है और वो
वो अवसर जो है वो उसे देना नहीं चाहता, समाज की मुख्य धारा में ले आना नहीं चाहता। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें बदली नहीं हैं। आज हम 2021 में इस बात पे जब बात कर रहे हैं तो इसमें से काफ़ी चीज़ें आपको बदली हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये भी हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि इसमें से बहुत सारी चीज़ें आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले समाज में मौजूद थी, और इसमें से बहुत सारी चीज़ें आज भी समाज में मौजूद हैं कहीं ना कहीं। इस दूसरा जो हिस्सा है इस किताब का, आप इसमें देखेंगे कि जब वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में वो जबलपुर में नौकरी ट्रांसफ़र होता है, जब वो देहरादून आते हैं, या जबलपुर में भी, देहरादून खास करके आने पे, जो कि उनका शहर से, उनका घर से नज़दीक का शहर रहता है, जब वो उनको कुछ समय के लिए जो सरकारी आवास नहीं मिलता है और उसकी तलाश में वो निकलते हैं, तो बार बार उनसे यही सवाल पूछा जाता है कि आप किस जात के हैं। और जब ये जान लिया जाता है कि वो एक वाल्मीकि समाज के हैं, चूँकि उनके नाम में वो लगा रहता है सरनेम, और वो इसे छिपाते भी नहीं हैं। और इसमें बहुत सारी ऐसी घटनाओं का जिक्र है कि जो बहुत लोग प्रोग्रेसिव बनते हैं, जब ये जान जाते हैं कि वो वाल्मीकि हैं और वो भंगी हैं, तो उनके साथ कैसा उनका व्यवहार बदल जाता है, कैसी अमानवीयता उनके भीतर आ जाती है। तो जो मैं बता रहा था कि जब वो अपने किराए के मकान के लिए निकलते हैं और एक अधिकारी हैं, पैसा देने के लिए तैयार हैं, हर तरह से ठीक है, तो उनको किराए का मकान बहुत सारी जगहों पे नहीं मिलता है और उसमें बड़ी परेशानी होती है। तो ये किताब इस चीज़ को भी रेखांकित करती है, जो दूसरा हिस्सा है। हालांकि पहला हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरा हिस्सा थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन ये इस मायने में महत्वपूर्ण है कि जो लोग आगे निकल जाते हैं उनके साथ भी एक तरह से जो समाज का व्यवहार है वो बदल नहीं रहा है, और वो काफ़ी हद तक रिजिड है, और जो बदलाव है वो बहुत थोड़ा है, धीमा है। इसका जो अंतिम हिस्सा है वो किताब का, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जब ओम प्रकाश वाल्मीकि बीमार पड़ते हैं और वो कैंसर ग्रस्त हो जाते हैं, तो उस समय उनकी कोई संतान नहीं रहती। उस समय आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो सवर्ण समुदाय से भी हैं, मध्य जातियों से भी हैं, नीचे के तबके से भी हैं, उनकी मदद में आते हैं, और वो उन्हें उनका सारा उनकी साफ़ सफाई, उनकी देखभाल, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं करना, उसमें वो भेद मिट जाता है। और ये बात ओम प्रकाश वाल्मीकि अपने अंतिम समय में अपनी पत्नी से कहते हैं कि देखो, तुम कहती थी ना कि मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरे कोई बेटे बेटी नहीं है, लेकिन ये जो समाज है वो कैसे मुझे हाथों से ले रहा है, तो ये तो बेटे बेटी की भी कमी पूरा कर दी, और जो मैं बदलाव जो देखना चाह रहा था वो भी इस समाज में बदलाव मैं देख पा रहा हूँ। तो वो इस किताब इस नोट के साथ ख़त्म होती है। ये हिंदी की एक तरह से कहिए तो पहली दलित आत्मकथा है, और उसके बाद बहुत सारी आत्मकथाएं और आई जिनका मैंने जिक्र किया, और आगे चल के हम उनका जिक्र करेंगे। तो उनसे क्या हुआ कि एक जो हिंदी समाज में एक रास्ता थी, आत्मकथाओं की श्रृंखला में एक रास्ता टूटी, और उसमें जो दलित में भी जो तमाम तरह की जातियां हैं, आप देखेंगे तो माता प्रसाद की आत्मकथा आई जो राज्यपाल भी बने, तो उनकी भी कैसे उनका जो जर्नी रही, उसमें लोगों ने ये उससे जानने को क्या मिला समाज को कि कैसे लोगों ने अपना जीवन शुरू किया, स्ट्रगल किया, और वो कैसे आगे तक गए, और उसमें कैसे उनके जीवन में अवरोध आते रहे, उन्होंने पार किया। तो एक तरह से उस समाज के लिए एक शिक्षा का भी काम था, एक प्रेरणा का भी काम था। और जो दूसरा समाज है, जो सवर्ण तबका है, जो मध्य जातियाँ हैं, जो मुख्य रूप से शोषित की भूमिका में है, शोषक की भूमिका में है, वो उनके लिए भी एक मैसेज था कि आप जो है इस तरह से जो आपकी भूमिका है वो इतिहास इसे माफ़ नहीं करेगा, और आपको इसमें बदलाव की ज़रूरत है, आपको इसे बदलना चाहिए। तो जूठन इस मामले में एक कालजयी कृति है। अगर आप हिंदी में आत्मकथाओं को पढ़ते रहे हैं तो इस कृति से पहले ज़रूर गुजरिए। और मैं कहूँगा कि अगर आप शुरू करना चाहते हैं किसी दलित आत्मकथा को पहली बार, तो आप जूठन आपको पढ़ना चाहिए। 2 हिस्सों में है। पहला हिस्सा 97 में छपा था, दूसरा हिस्सा करीब 2010 के आसपास आया था। और ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है। आत्मकथाओं को एक तरह से इसने उसका जो पूरा स्वरूप था वो बदला, उसका विस्तार किया। तो अगर आपकी रुचि है आत्मकथाओं में तो ये दोनों किताबें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम आपके लिए हर हफ्ते किसी न किसी किताब पे बात करते हैं। अगले हफ्ते भी हम आपसे किसी किताब से मिलेंगे, और आप तब तक बताते रहिए कि कैसा ये प्रोग्राम रहता है और क्या आप चाहते हैं इसमें सुझाव और संशोधन भी आप सुझाते रहिएगा। तो ये आपको प्रस्तुति कैसी लगी, हमें ज़रूर इसका
फीडबैक दीजिएगा और जाहिर सी बात है हम आपसे फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार।